हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पे। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर 2022 को जो एनवीएस मॉर्निंग शिफ्ट में जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में हमने हिंदी में शामिल किया है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बोला था कि मैम हिंदी में सॉल्व करा दीजिए। तो बता दें आपको कि वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी में, और पूरे 80 क्वेश्चंस यानी कि पूरा फुल क्वेश्चन पेपर हम आपको सिंगल वीडियो में ही कवर कराने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्पज से। अगर आप केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी जो आई है उसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं या आपने भर दिया है और तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की, तो बता दें कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने शरीर के लिए कहा कि एक अच्छे नौकर का कर्तव्य है कि वह हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो, जिससे कि वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन अच्छे से कर सके। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। इसका मतलब है कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट जो होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किए जाते हैं, जबकि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा से निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती? तो देखिए, नंबर 1 पे है रिकॉग्निशन, नंबर 2 पे है पीयर एक्सेप्टेंस, नंबर 3 पे है कोऑपरेशन और नंबर 4 में है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये नंबर 4 ऑप्शन जो है तंत्रिकाओं और पेशियों का विकास जो है वो शारीरिक शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी हड्डियों से संलग्न होती है, यानी कि विच मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स? एंड करेक्ट आंसर इज धारीदार पेशी या स्केलेटल मसल भी इसे कहते हैं, जो कि बोन्स से जुड़ी होती हैं या हड्डियों से संलग्न होती हैं। इन्हें स्ट्रिएटेड मसल, स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल के नाम से जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के एक्सरसाइज में स्थैतिक संकुचन यानी कि स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को जो है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में लैक्टिक एसिड के हाई लेवल की जो है संभावना होती है? यानी कि लैक्टिक एसिड इज कॉज्ड इन हायर लेवल्स में लैक्टिक एसिड किस प्रकार के इवेंट्स में बनता है? तो करेक्ट आंसर जो है वो है 400 मीटर की दौड़ में लैक्टिक एसिड जो है वो हायर लेवल में बनता है। थकान के दौरान थकान होती है लैक्टिक एसिड के ज़्यादा बनने के कारण, यानी कि जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं उनमें। तो 400 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन का विनिमय होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। लंग्स में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और लंग्स के एल्वियोलाई में यह एक्सचेंज होता है। श्वसन प्रणाली के अंगों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि CABD। तो नंबर 1 पे आएगा आपका फेरिंग्स, नंबर 2 पे आएगा लैरिंग्स, नंबर 3 पे आएगा ट्रैकिया और नंबर 4 पे आएगा ब्रोंकाई। ये टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके ऑर्गन्स को सही तरीके से इस क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अंग उत्सर्जन प्रक्रिया यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में कोई भी रोल प्ले नहीं करता? तो स्टमक जो होता है ये एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में भूमिका नहीं निभाता। इसके अलावा
किडनी, स्किन और लंग्स जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स को या एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को और जो एक्स्ट्रा वाटर को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जन के थ्रू। तो ये तीनों भाग लेते हैं और अमाशय यानी कि स्टमक भाग नहीं लेता उत्सर्जन की प्रक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लैंगिक हार्मोन को उत्पादित करती है, यानी कि गोनैड्स की बात यहाँ पे की जा रही है, जिनके थ्रू मेल एंड फीमेल जो है हार्मोन्स का यानी सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ओके, तो गोनैड्स की बात की जा रही है, टेस्टीज एंड ओवरीज की बात यहाँ पे की जा रही है। मेल्स में टेस्टीज के थ्रू और फीमेल्स में ओवरीज के थ्रू इन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से खेलों की मनोवैज्ञानिक परिभाषा देते हुए किसने कहा था कि खेल कसरत और शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों, मनोभावों और विचारों से जुड़ा हुआ सुव्यवस्थित मर्मज्ञ अध्ययन है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बिले के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रेरणा पर आधारित ड्राइव सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, क्लार्क हल हैज प्रपोज्ड द ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ीपन के उत्कृष्ट उदाहरण की ओर संकेत करता है, यानी कि जो स्पोर्ट्समैनशिप का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर कि विरोधी टीम के सदस्यों को गले लगाना और उनसे हाथ मिलाना उत्कृष्ट उदाहरण है खिलाड़ीपन यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस यानी कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के रूप में नहीं जाना जाता? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रिएक्शन टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए सॉरी, टैक्टिक की बात यहाँ पे की जा रही है। टैक्टिक, दाव पेच का मतलब होता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स जो होते हैं वो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट के रूप में नहीं जाने जाते हैं, नहीं जाना जाता। इसके अलावा एंड्योरेंस और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एवं फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, साइकिलिंग में से निम्न में से किस एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है? तो साइकिलिंग का मतलब आप समझ ही गए हैं, क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति में जो है सहन शक्ति में सुधार होता है साइकिलिंग करने से। नेक्स्ट, इट इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण स्वास्थ्य का भाग नहीं है? और सौंदर्यवर्धक यानी कि कॉस्मेटिक की बात की जा रही है कि जो कॉस्मेटिक होता है वो स्वास्थ्य का भाग नहीं है। ओके, और इसके अलावा देखिए इन्वायरमेंटल, देन स्पिरिचुअल एंड सोशल डायमेंशन जो होते हैं वो स्वास्थ्य के भाग में शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक स्वस्थता का भाग है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, अपने निजी और बाहरी रूप में सामंजस्य रखना यानी कि हार्मोनी बिटवीन इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ इज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस के पार्ट के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की क्षमता ही स्वास्थ्य है या स्वस्थता है, वेलनेस है। तो इनमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्व और उनकी स्वास्थ्यवर्धक अभिव्यक्ति सम्मिलित है। तो यह किसके अनुसार यह परिभाषा दी गई है? देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, चार्ल्स ए बुचर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा घटक स्वस्थता से संबंधित कौशल का अंश है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट? स्वस्थता से संबंधित यानी कि स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर यहाँ पे बोला गया है स्किल रिलेटेड का पार्ट है तो रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रारंभिक अवस्था में खेलों के समाजीकरण के लिए मुख्य भूमिका निभाती है? तो जो यहाँ पे है कौन सी संस्था है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, सोशल एजेंसी इज इन्वॉल्व इन अर्ली स्टेज ऑफ स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन? तो फैमिली की बात यहाँ पे की जा रही है, परिवार की बात की जा रही है। ओके, करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि खेलों के समाजीकरण में निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्य सिखाया जा सकता है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि हारने और जीतने के सिद्धांत जो है या
हारने और जीतने के सिद्धांत को एक सामाजिक मूल्य के रूप में जो है खेलों के समाजीकरण में सिखाया जाता है। निम्न में से कौन सा मुख्य खेलों से सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करता है? कौन सा जो वैल्यू है यहाँ पे वो खेलों से सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। शांति और मित्रता यानी कि पीस एंड फ्रेंडशिप वैल्यूज आर पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज। किन शब्दावलियों का उपयोग खेल आक्रामक पुरुषों के लिए करना सही है? खेल आक्रामक पुरुषों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करना सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट हियर, यानी कि ए और बी सही है, यानी कि महिलाएं एवं बिम्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट खेल प्रशिक्षण योजना के अवधिकरण के लिए निम्न में से कौन से सही है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए, बी और सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि कॉम्पिटिशन, ट्रांजिशन एंड 4 नंबर पे देखिए क्या है, कॉम्पिटिशन एंड ट्रांजिशन, ए, बी और सी यहाँ पे सही है, यानी कि ओलंपिक गेम्स। ये जो है ये किसके पार्ट्स होते हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान में इनको इंक्लूड किया जाता है। दे आर इंक्लूडेड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान। खेल प्रशिक्षण योजना के पीरियोडाइजेशन में इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग खेलों से सामाजिक गतिशीलता लाने के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि आक्रमण यानी कि एग्रेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात की जा रही है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक शिक्षा शास्त्र की प्रक्रिया है जिसका आधार वैज्ञानिक सिद्धांत है और इसका उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं में उच्चतर प्रदर्शन करना होता है। तो हरदयाल सिंह जी के द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से किसके बाद में अतिरिक्त अवस्था पूर्ति होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज फैटिग, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि सुपर कंपेंसेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फैटिग। अतिरिक्त अवस्था यानी सुपर कंपेंसेशन की बात की जा रही है कि फैटिग के बाद सुपर कंपेंसेशन स्टेज जो होती है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के जो वार्मिंग अप सेशन की बात की जा रही है कि स्पाइकिंग स्किल को अगर डेवलप करना है, स्पाइकिंग कौशल को खिलाड़ियों को डेवलप करना है तो वार्मिंग अप सेशन में कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करना आवश्यक है या उससे सुधार किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ए एंड बी, यानी कि खड़े होकर कूदना यानी कि स्टैंडिंग जंप और चिनअप्स करना सही होगा स्पाइकिंग कौशल के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी में विराम की स्थिति में हृदय के धड़कने की दर में अधिक कमी होती है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मैराथन रनर। मैराथन रनर मीन्स मैराथन रेस के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें हृदय की धड़कन में अधिक कमी होती है, यानी कि जो इनकी एरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उनके हृदय की धड़कने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे लिम्बरिंग का कोई संबंध नहीं है? लिम्बरिंग यानी कि कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन जो मुख्य प्रतियोगिता के बाद, मुख्य एक्टिविटी के बाद किया जाता है, तो किसका संबंध जो है वो लिम्बरिंग डाउन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर कि लैक्टिक एसिड में वृद्धि करता है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि लिम्बरिंग डाउन से लैक्टिक एसिड की मात्रा कम होती है, ना कि ज्यादा होती है। नेक्स्ट, माइक्रोसाइकिल के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो माइक्रोसाइकिल का ड्यूरेशन देखिए कितना होता है, 3 से 6 सप्ताह जो होता है वो माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग का जो है पीरियड होता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल खेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सही है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ए एंड बी, यानी कि स्पाइकिंग एंड ओवरहेड पास का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है। स्पाइकिंग एंड ओवरहेड पास टेक्निक्स आर करेक्ट फॉर वॉलीबॉल गेम। नेक्स्ट, टेनिस सर्व का संबंध निम्न में से किससे है? तो टेनिस सर्व का संबंध वॉलीबॉल से है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में यदि आप प्रतिस्थापित खिलाड़ी
यदि प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एक बार मैच के बाहर आ जाए तो वापस दोबारा अंदर नहीं जा सकता। तो फुटबॉल की बात यहाँ पे की जा रही है कि फुटबॉल में प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एक बार मैच के बाहर आ जाए तो दोबारा नहीं जा सकता। ओलंपिक खेल में पीटी उषा को चौथा स्थान निम्नलिखित में से किस एथलेटिक इवेंट में मिला था? और 400 मीटर हर्डल रेस यानी कि 400 मीटर की बाधा दौड़ में मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एथलेटिक्स में कौन सा ट्रैक इवेंट नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मैराथन दौड़ या मैराथन रेस जो है वो ट्रैक इवेंट में शामिल नहीं किया जाता है एथलेटिक्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल से लिब्रो खिलाड़ी संबंधित है? तो लिब्रो का नाम तो देखते ही आप समझ गए हैं, वॉलीबॉल से इसका संबंध है। देन निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को प्रथम ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ? तो कर्णम मालेश्वरी इज करेक्ट आंसर। शी इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल। पीवी सिंधु के पिताजी पीवी रमन्ना जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो किस खेल से उनका संबंध है? तो इनका संबंध है वॉलीबॉल से, आप सभी को पता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? यानी कि जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसे नहीं दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को 2022 के लिए चुना गया है लेकिन इन्हें अभी दिया नहीं गया है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय सिकदर, बीना मॉल और अंजू बाबी जॉर्ज को दिया जा चुका है, नीरज चोपड़ा को अभी तक नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, अविनाश साबले ने कितने समय में 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस की दूरी तय की? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 8:11.20 मिनट में 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस की दूरी पूरी की है अविनाश साबले ने। नेक्स्ट, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 63। ओके, और 63 में से बताइए आप, 61 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। 61 मेडल प्राप्त किए हैं जिनमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। शूटिंग में मनु भाकर को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो 2021 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कौशल बैडमिंटन के लिए सही है? तो बैडमिंटन से संबंधित स्किल्स में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ए एंड बी यानी कि फोर हैंड नेट शॉट एंड बैक हैंड ड्राइव। फोर हैंड नेट शॉट एंड बैक हैंड ड्राइव का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, किस वर्ष में बैडमिंटन ओलंपिक का आधिकारिक खेल बना? तो बैडमिंटन बिकेम एन ऑफिशियल गेम ऑफ द ओलंपिक्स इन 1992, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक। किस वर्ष फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक यानी कि FIG का संगठन हुआ था? तो 1881 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक में से कौन से जो उपकरण होते हैं वो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर यानी कि A एंड C यानी कि पैरेलल बार फ्लोर एक्सरसाइज। नंबर 1 इज व्हाट? फ्लोर एक्सरसाइज। और नंबर 2 वॉल्टिंग टेबल जो होते हैं ये उपकरण पुरुषों और महिलाओं के लिए समान होते हैं यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जो इवेंट आयोजित किए जाते हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है, कॉमन होते हैं ये। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जूडो का मैच कितने मिनट की अवधि का होता है? तो 5 मिनट इज करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तैराकी में महिलाओं को प्रथम बार शामिल किया गया था? तो 1912 यानी कि 1912 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है यानी कि कौन सा तैराकी में एक स्ट्रोक नहीं है? तो देखिए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, टर्न का संबंध जो है वो तैराकी के स्ट्रोक से नहीं है। इसके अलावा बैक क्रॉल एंड ब्रीस्ट एंड बटरफ्लाई जो है स्ट्रोक, इसका संबंध तैराकी से है। और दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि टेबल टेनिस के लिए क्या क्या सही है? तो टेबल की लंबाई 2.74 मीटर, चौड़ाई 1.525 मीटर होती है और सबसे पहले इसे 1988 सियोल ओलंपिक में शामिल किया गया था। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। जो गलत है तो पूछा गया है कि क्या सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, बी और सी जो है ये तीनों सही है। तो गलत क्या है, देखिए कि जो बॉल होती है उसकी त्रिज्या जो होती है वो 40 mm होती है, ये गलत है क्योंकि बॉल का जो व्यास होता है यानी कि डायमीटर वो होता है 40 mm, तो ये यहाँ पे गलत है। ओके, डी नंबर सही नहीं है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा राज्य ने कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, हरियाणा की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 6 मेडल जीते हैं, यानी कि हरियाणा ने कुल 6 मेडल कुश्ती में हरियाणा राज्य ने जीते हैं, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हरियाणा राज्य ने कुश्ती में जीते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुश्ती के बारे में कौन सा सही है, देखिए पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कि केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र का व्यास 7 मीटर है, सही है, यानी कि सेंट्रल रेसलिंग एरिया 7 मीटर। नंबर 2 इज करेक्ट कि वोमेन, नंबर 2 जो है यहाँ पे बोल रहा है कि द ऑरेंज स्ट्रिप इज 1 मीटर वाइड फॉर पैसिव जोन, तो ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है कि ग्रीको रोमन रेसलिंग होल्ड्स बिलो द वेस्ट, यानी कि ग्रीको रोमन कुश्ती में कमर के नीचे से पकड़ना वर्जित है। तो ये तीनों यहाँ पे सही है, ए, बी एंड सी ये तीनों यहाँ पे सही है कुश्ती के संबंध में। और जो नंबर 4 है कि महिलाओं के लिए कुश्ती को ओलंपिक में 2008 में शामिल किया गया था, ये गलत है क्योंकि 2004 में महिलाओं के लिए कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी? तो 1932 इज करेक्ट आंसर। ओवरहेड पास कॉमन रूप से किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, बी एंड सी, यानी कि बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल में ओवरहेड पास कॉमन होता है, यानी कि दोनों में ये पाया जाता है। डूरंड कप फुटबॉल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1888 यानी कि 1888। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक अव्यवस्थापन बीमारी नहीं है, यानी कि कौन सा जो है एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिसीज नहीं है? तो कंठ रोग यानी कि डिप्थीरिया का संबंध पाचक अव्यवस्थापन से नहीं है क्योंकि इसका संबंध जो है किससे है? फेरिंग से होगा। इसका संबंध जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट से है, इसका गले से संबंध है, तो ये पाचन से संबंधित रोग नहीं है। किसने कहा था कि स्वास्थ्य का वह स्तर प्राप्त करना जो कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक उत्पादक जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ जीवन शैली का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है? एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए और डी दोनों सही है, यानी कि कार्यकलापों से होने वाले परिणामों से दक्षता से पुनर्लाभ प्राप्त करना, यानी कि रिकवर इज एफिशिएंटली फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वो लोग जो डिसीजेस होते हैं उनसे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे कौन सा सही है कि साधारण स्थितियों में श्रांति का सामना करना, यानी कि रेसिस्ट फैटिक इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस, यानी कि सिंपल सिचुएशंस में या ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जो थकान की स्थिति होती है या कठिन काम करने की स्थिति में, तो उससे भी ये बचे रहते हैं काफ़ी देर तक, यानी इनका स्टेमिना बढ़ जाता है और इनमें थकान का अनुभव जो होता है वो देरी से होता है और ये थकान के विरुद्ध इनमें रेसिस्टेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय एक अपने वातावरण के संदर्भ में उसके संपूर्ण व्यक्ति के अपने वातावरण के संबंध में स्वास्थ्य पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, साकल्यवादी यानी कि होलिस्टिक। किसकी बात की जा रही है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में बता देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द वेल बीइंग ऑफ अ होल इंडिविजुअल, जहां पे संपूर्ण व्यक्ति की बात की जा रही है, इसीलिए इसे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो इसका सही आंसर जो है देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो करेक्ट जो है इनमें से कौन सा है आपको मिलाना है? ए का संबंध थर्ड से है, यानी कि डेल्टा
कोविड का संबंध भारत से है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, डेंगू यानी कि डेंगू बुखार यानी डेंगू किससे होता है, तो कौन से पैथोजन से, वायरस यानी विषाणु से होता है। किसके द्वारा, क्षय रोग का संचरण होता है, यानी कि टीबी का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, तो टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो कि मैन टू मैन कॉन्टैक्ट यानी कि आदमी से आदमी के संपर्क के द्वारा एक रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को फैलता है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों में दाद होने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग कि खिलाड़ियों में दाद होने का प्रमुख कारण क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिंग वॉर्म इन अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, आप बताइए हमें। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, त्वचा से त्वचा का संपर्क जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीटों में खाज होने का कारण है। ओके दोस्तों, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहती थी, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपको बोल दिया। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो त्वचा से त्वचा का संपर्क होगा। देखिए खिलाड़ियों में दाद होने का मुख्य कारण जो है वो त्वचा से त्वचा का संपर्क होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथलीट्स में खाज यानी कि स्केबीज की बात यहाँ पे की जा रही है, SCABIES। स्केबीज होने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उपकरण यानी कि इक्विपमेंट या क्लोथिंग या विटामिन सी की कमी या कंटामिनेटेड वाटर, इन चारों में से किस कारण से एथलीटों में स्केबीज यानी कि खाज हो जाता है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रक्त में अल्कोहल का कौन सा स्तर होना एथलीट के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 38 mg पर 100 ml इज करेक्ट आंसर। ओके, एथलीट में निम्न में से कौन से हानिकारक प्रभाव का कारण तंबाकू का धूम्रपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग ऑफ टोबैको टू एन एथलीट, यानी कि एथलीट में किस कारण से हानिकारक प्रभाव, कौन सा जो प्रभाव है वो तंबाकू या धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि ओरल म्यूकोसा हाइपरकेरेटोसिस जो है ये हो जाता है तंबाकू के धूम्रपान के कारण। ओके, एथलीट्स में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा NIDA के लिए पूर्ण रूप के लिए सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ NIDA, तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज इज फुल फॉर्म ऑफ NIDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हमारे आहार में कुल कैलोरी के संतृप्त वसा के अंतर्ग्रहण के लिए सही है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि 6% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अंतःग्रहण भार नियंत्रण प्रबंधन के लिए सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बता दें यहाँ पे क्या सही है, 4 A and C, यानी कि मृदुपेय का मतलब होता है दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड नंबर C जो है ट्रांस फैट्स। जो नंबर 1 and C है ये इनका अंतःग्रहण यानी कि इंजेक्शन या इनटेक जो होता है वो भार नियंत्रण यानी वेट कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से सामुदायिक खेलों की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इंग्लैंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट इज रिलेटेड टू इंग्लैंड, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वास्थ्यकर जिंदगी के लिए निम्नलिखित में से कौन से आयाम सही हैं। एंड ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या सही होगा, कौन से आयाम सही है, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है, केवल C और D, यानी कि भावनात्मक एवं सामाजिक यानी कि इमोशनल एंड सोशल आर करेक्ट फॉर हेल्पफुल लिविंग, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि परिवार। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द दोस्तों
देखिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 113 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इनमें में से कौन सी प्राथमिक सामाजिक संस्था है? तो परिवार जो है वो प्राथमिक सामाजिक संस्था के रूप में जानी जाती है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। स्वास्थ्य जिंदगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? Which of the following is not helpful to provide healthful living? And correct answer option number 3 शहरी जीवन is correct answer. Next question, अभिभावकों द्वारा ध्यान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम विधि है? Which of the following is the best way for the care by parents? तो बच्चों को धैर्यता से सुनना यानी कि listen to children patiently is correct answer. Which of the following are sports injuries? तो sports injuries में निम्न में से किनको शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि CND, यानी कि देखिए ऑप्शन कौन सी CND नहीं होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर 4 A और B यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि मोच स्प्रेन, और नंबर 2 कॉन्ट्यूजन यानी कि अंतः क्षति जिसे कहते हैं। तो स्प्रेन आपको पता है, स्प्रेन जो है वो लिगामेंट्स की इंजरी है, और कॉन्ट्यूजन जो है ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। तो ये यहाँ पे आपको A और B करेक्ट आंसर मिल गए हैं, जो कि खेल की चोटों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार देने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि आश्वासन और भरोसा देना जो है ये सबसे अच्छी सर्वोत्तम प्रक्रिया है प्राथमिक उपचार देने के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से जो ब्लीडिंग को रोकना, यानी कि अगर कोई इंजर्ड हो गया है और उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हमें जो है ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होना यानी सीधे सीधे परेशानी का बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसमें कठोर ऊतक चोट लग सकती है? तो हड्डी जो है वो यहाँ पे आपको मालूम है कि हार्ड टिश्यू इंजरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों में मोच के उपचार के लिए यानी कि स्प्रेन के ट्रीटमेंट के लिए जो है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि एंटी टिटनेस इंजेक्शंस जो है वो स्प्रेन के ट्रीटमेंट के लिए नहीं लगाए जाते हैं, और स्प्रेन के लिए आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन यानी कि जो प्राइस होता है, आपको मालूम है दोस्तों, वो फर्स्ट एड में सबसे पहले यूज किया जाता है, प्राइस जिसको बोलते हैं PRICE। तो ये यहाँ पे सही होगा, ओके। और इसके अलावा बर्फ संपीड़न ये उसी का पार्ट है, तो ये सही है और ये गलत है 4th नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मोच आ सकती है? तो देखिए अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्प्रेन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू इंजरी इन लिगामेंट्स इंजरी को स्प्रेन कहते हैं या मोच कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये सीरीज आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, 2 to 3 टाइम्स देख लीजिएगा, और सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।